पिछले वीडियो में हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक थ्योरीज सभी के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी। तो अब टाइम आ गया है कि हम देखें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीज़ें क्या होती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास यानी कि मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना होता है? एटम से। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, है ना। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं H, तो इसका जो मास होगा दैट विल बी एटॉमिक मास। दूसरी तरफ अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं यानी कि H2, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, बताओ। इट विल बी सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड क्लोरीन एटम। बस सीधी सी बात थी। अब एक अहम सवाल यह है कि हम एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। चलो मॉलिक्यूलर मास तो एटॉमिक मास से निकल जाएगा, बट एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? आज की डेट पे अगर देखा जाए तो हमारे पास टेक्निक्स हैं इसे निकालने के लिए, और एक टेक्निक है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इससे हमें लगभग अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ एटॉमिक मास मिल जाती है। लेकिन पुराने टाइम पे हम क्या करते थे? तब तो ये टेक्निक था ही नहीं। तो बहुत पुराने दिनों में हमने क्या किया कि जो हाइड्रोजन एटम है हमारा, जो सबसे लाइट एटम है, लाइटेस्ट एटम, उसे हमने एक रेफरेंस मान लिया। हमने बोला कि भाई ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन सबसे हल्का है, सबसे छोटा सा है, हाइड्रोजन को हम असाइन कर देते हैं एटॉमिक मास 1। अब हाइड्रोजन के रिलेटिव बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एटॉमिक मासेस असाइन करते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा हमने सिस्टम बनाया। लेकिन करंट जो हमारा सिस्टम है उसमें हाइड्रोजन इज नो मोर द रेफरेंस। हमारा रेफरेंस क्या है? कार्बन 12, यस, यानी कि कार्बन एलिमेंट का वो वाला आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। इसे हम C12 या कार्बन 12 कुछ भी कहते हैं। तो अब इस सिस्टम में हमने क्या कहा कि भाई कार्बन 12 जो है इसका हम एटॉमिक मास असाइन करते हैं 12, ठीक है। और हमने एक यूनिट भी डिफाइन कर दिया। हमने कहा कि भाई ठीक है, इसमें हमने ऐसा रेफरेंस सेट किया कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है दैट इज 12 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो देखो यहाँ बड़े ही स्मार्टली हमने एक नया यूनिट मेंशन कर दिया, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, कहीं कहीं पे आप देखोगे कि AMU की जगह सिर्फ U लिखा रहता है, तो U रिप्रेजेंट्स यूनिफाइड मास, तो मतलब दे मीन द सेम थिंग, ठीक है। अब जहां मैंने एक यूनिट डिफाइन कर दिया तो जरूरी हो जाता है कि यार वो 1 यूनिट कितना है। तो अभी मैंने क्या बताया, हमने ये सेट किया कि 12 AMU इज द मास ऑफ 1 कार्बन 12, ठीक है। तो फिर 1 AMU कितना हो जाएगा? सिंपल मैथमेटिक्स, 1 AMU क्या हो जाएगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सिंपल मैथ्स हो गया, है ना। तो ये मेरा डेफिनेशन भी सेट हो गया 1 AMU का। अब एक आखिरी चीज बच गया कि यार 1 AMU आखिर कितना होता है मास, यानी कि 1 AMU को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो कितना मास होता है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AMU के डेफिनेशन को देखते हुए हमें यह समझ आ रहा है कि अगर हम मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाल लेते हैं तो उसका 1/12 कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 AMU, ठीक है। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकालना, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब कार्बन के अंदर क्या होता है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6, यानी कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? बाहर ऑर्बिट्स में होंगे, ठीक है। तो पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले में 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है हमारा कार्बन, ओके। तो अब मुझे क्या निकालना है? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो एक एटम का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स
प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है, तो हम ये दोनों को इक्वल मान के चल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है। अच्छा, अब मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। ठीक है, तो यानी कि इतना हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। करेक्ट, दिस इज मास ऑफ 1 कार्बन एटम। चलो बढ़िया, अब देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना था? 1 AMU की वैल्यू। 1 AMU क्या होता है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना है? 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। तो ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 AMU कितना हो जाएगा? 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। राइट, तो हम क्या देखते हैं कि 1 AMU की जो ग्राम्स में वैल्यू है, व्हाट इज दैट? दैट इज इवेंचुअली द मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो मतलब 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना हो तो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है अगर आपकी ये सारी बेसिक चीजें क्लियर ना हो। अब बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास की। ये क्यों एग्जिस्ट करता है? ऐसा पाया गया कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक से अधिक आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप्स तो सबको पता होगा, आई एम श्योर जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम अपनी कार्बन की ही बात कर लो। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13, C14। तो ये तीनों आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 है, लेकिन जो मास नंबर या फिर एटॉमिक मास है वो क्या है? 12, 13, 14। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, तो आप क्या बोलोगे? 12, 13 या 14? तो ऐसे केस में हम इन तीनों एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाल लेंगे और वो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है, तब आप क्या बताओगे? 12। लेकिन अगर मैं पूछूं एटॉमिक मास कार्बन का कितना है, तब आप बताओगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस वजह से एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आया। क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2, CH4। अब सारे तो मैं करके नहीं दूंगी भाई, है ना, मुझे पता होना चाहिए कि आप खुद से भी कर पा रहे हो कि नहीं। तो इसमें से चलो कोई भी एक मैं पिक करती हूँ जो मैं करके देती हूँ। तो चलो मैं मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालती हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें मीथेन की, तो इसमें क्या क्या है? 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। राइट, तो अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, है ना, प्लस 4 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। करेक्ट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम 4 है और कार्बन एटम 1 है। ठीक है, अब मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है? मैंने बताया था 12 AMU, तो ये हो जाएगा 12। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है? 1 AMU, तो ये हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा? 12 + 4 दैट इज 16 AMU, या फिर इसको आप 16U भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप एग्जैक्ट वैल्यूज देखोगे ना, जैसे जनरली आपके बुक के अपेंडिक्स में दी रहती है एग्जैक्ट वैल्यू, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम आपको मिलेगा 12.01। करेक्ट, उसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन एटम मिलेगा आपको 1.0079। तो जब आप वो एग्जैक्ट वैल्यूज डालोगे तो आपको CH4 का भी जो मास मिलेगा वो मिलेगा 16.04। लेकिन मैंने जो है ना यहाँ पर ये राउंडेड ऑफ नंबर्स ही लिए हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है ना, तो हमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तो समझ आ गया। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला मास की। बच्चे कह रहे होंगे कि मैम अभी मॉलिक्यूलर मास तो पढ़ लिया, अब फॉर्मूला मास अलग से क्यों ज़रूरी है? अभी बताती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे चीज़ों की मास निकालने की कोशिश करते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं हैं। ठीक है ना, उनके अंदर मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट एन आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड की मैं बात करूँ, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं एज डिस्क्रीट यूनिट्स, उनके अंदर क्या है? आयंस।
तो ऐसे केसेस में जब मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कैसे कर सकती हूं? है कि नहीं? तो यहां पर हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल लेती हूं NaCl, कॉमन सॉल्ट। इसके अंदर क्या होता है? Na प्लस आयंस, Cl माइनस आयंस, इनके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, राइट। तो ऐसे केसेस में हम फॉर्मूला मास लेते हैं। तो फॉर्मूला मास होता क्या है? इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। मतलब NaCl के अंदर जो आयंस है, कौन से आयंस है? Na प्लस Cl माइनस, इन आयंस के रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस का सम। तो यानी कि फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और इस तरीके से निकल जाएगा फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। क्लियर? ग्रेट। अब एक कॉमन सा चीज जो सबके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में फर्क क्या है। सबसे पहला फर्क तो यह है कि मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर, तो मॉलिक्यूल्स हैं मतलब उसके अंदर एटम्स हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल। सिंपल। फॉर्मूला मास का मतलब सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूलर मास जो है दिस इज लिंक्ड टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यह बताता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें मिलता है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, ये लिंक्ड है, ठीक है। अब दूसरी तरफ फॉर्मूला मास जो है ये कौन से फॉर्मूला से लिंक्ड है? ये लिंक्ड है एम्पिरिकल फॉर्मूला से। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक के बाद एक मैं बताती जा रही हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहो, सब बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर मास था तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था जो हमें बता रहा था कि ग्लूकोज में एग्जैक्टली कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने कितने एटम्स उसके मॉलिक्यूल को बना रहा है। यहां पर क्या है? फॉर्मूला मास है। तो फॉर्मूला मास में तो होता ही ये है कि भाई हमको पता नहीं एग्जैक्टली कितने एटम्स हैं, क्योंकि वहां तो अंदर आयंस है। तो यहां पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो हमें सिर्फ रेशियो बताएगा। जैसे अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl का जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ हमें ये बताता है कि सोडियम और क्लोरीन जो है ये 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। अब 4 है, 8 है, 16 है, हमको नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि सोडियम और क्लोरीन आयंस जो हैं वो 1:1 के रेशियो में है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें सिर्फ रेशियो बताता है कि जो भी हमारे आयंस हैं वो किस रेशियो में प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, ठीक है। तो अगर हम वापस ग्लूकोज का एग्जाम्पल लें, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, है ना। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? सिर्फ रेशियो बताता है, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ये नहीं बताएगा कि 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है, ये बताएगा 1:2:1, यानी कि ये बताएगा CH2O। ये हो जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ध्यान से देखो दोनों फॉर्मूले को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता रहे हैं एग्जैक्टली कितने कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स हैं ग्लूकोज में। एम्पिरिकल फॉर्मूला बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये किस रेशियो में पाया जाता है ग्लूकोज के अंदर, 1:2:1 के रेशियो में। अब 6:12:6 है ये, या 4:8:4 है, या 2:4:2 है, वो हमको नहीं पता, हमें सिर्फ रेशियो पता है। क्लियर? तो सबको समझ आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला का फर्क। अगर ये समझ आ गया तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास का फर्क भी समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी यहां तक अच्छे से क्लियर कर लो, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहला सवाल, वाई मोल? मोल की जरूरत क्या थी? क्यों मोल के बारे में हम बात कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल, मान लो मैं आपसे पूछती हूं कि 1 ग्राम सॉल्ट में, 1 ग्राम, सोचो कितने थोड़े से सॉल्ट की बात कर रही हूं मैं, 1 ग्राम सॉल्ट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? ये सुनते ही आपको लगेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बहुत होंगे, भले ही कि 1 ग्राम सॉल्ट बहुत थोड़ा सा है, बट मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं, तो इसके अंदर भी ढेरों सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं?
तो जब कभी भी हमें इस तरह के लार्ज नंबर्स को हैंडल करना पड़ता है तो हमें उन्हें हैंडल करने के लिए एक यूनिट भी उसी लेवल का चाहिए होता है। जैसे हम डजन वर्ड यूज़ करते हैं, राइट, कि हम दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया 2 दर्जन केले देना, राइट। 2 दर्जन इज बेसिकली 24, 1 डजन इज 12। तो कभी भी हम 12 को 12 ना बोल के 1 डजन बोलते हैं। तो अगर मुझे 60 बनानास चाहिए होंगे तो मैं बोलूँगी 5 डजन बनानास, राइट। तो डजन क्या है? डजन एक वर्ड है या फिर कह सकते हो एक यूनिट है जो एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से हमने मोल निकाला और हमने कहा कि 1 मोल जो है दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सोचो कितना बड़ा नंबर है। तो इसको अगर आप ऐसे ही लिखोगे ना नॉर्मली पावर के बिना, तो 6.022 के बाद जो 10 आएगा आपका उसमें 23 जीरोज होंगे। जस्ट इमेजिन हाउ बिग द नंबर इज। तो मतलब कुछ यूं हो गया कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 1 मोल पेन्स हैं, इसका मतलब मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन्स हैं। सोचो कितने पेन्स हैं, इतने तो घर में रखने की जगह ना हो, राइट। तो मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ अगर ये मोल वाला कॉन्सेप्ट आ गया? तो अब अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, किस